हे गाइस, अगर आप नए हैं चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ हमारे बेल के आइकन को क्लिक करके आप हमारी आने वाली और सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और याद रहे, अगर आपने बेल के आइकन को क्लिक नहीं करा तो आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस कर देंगे। सो अगेन दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई पाठशाला के चैनल पे। मेरा नाम विजय है और मैं आज आपके साथ क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर नाज़िम एंड द राइज ऑफ द हिटलर, यानी कि नाजीवाद और हिटलर का उदय, ये वीडियो का पहला पार्ट है। और इस वीडियो के अंदर आज का जो टॉपिक हमारा कवर रहेगा वो रहेगा कि वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे होता है, द बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक, एंड देन हम जानेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ द वॉर क्या था, इसके ऊपर वॉर का क्या प्रभाव पड़ा। फिर हम देखेंगे पॉलिटिकल रेडिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि राजनीतिक कट्टरपंथ और आर्थिक संकट, एंड देन हम जानेंगे मंदी का युग, यानी कि ईयर ऑफ डिप्रेशन। सो गाइज़, ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से अडॉल्फ हिटलर के जन्म से रिलेटेड है। जर्मनी की स्टोरी है पूरी की पूरी इसमें, कि कैसे जर्मनी 20th सेंचुरी के अंदर इतना पावरफुल था और बाद में जाके कैसे उसको कितनी डिप्रेशंस का सामना करना पड़ा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। यूपीएससी के लेवल से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जा सकता है, यूपीएससी के लेवल से। अब यहाँ पे क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर है, तो 9th क्लास में तो आप तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ साथ आप जब कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट बाय टॉपिक 1, द बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। आपको जर्मनी का हिस्सा मैप के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ये छोटा सा जर्मनी का हिस्सा कभी 20th सेंचुरी के अंदर एक ताकतवर साम्राज्य था। इसने ऑस्ट्रो हंगरी और इटली के साथ मिलकर उस टाइम पीरियड पे कभी इसने बहुत बड़ी सुपरनेचुरल पावर जो थी, जिसे हम अलायंस यानी कि मैत्रिक राष्ट्र बोलते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इसके खिलाफ इसने युद्ध लड़ा। तो ये बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं। दुनिया में सभी बड़ी शक्तियां उस समय पे क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कूद चुकी थी और यहाँ पे हर कंट्री को किसी ना किसी तरीके से फ़ायदे की उम्मीद थी। उन्हें लगा कि वॉर बहुत छोटा चलेगा, तो ऐसा है कि भाई हम क्या कहते हैं, इसमें कूद जाते हैं। तो सही मायने में जर्मनी को जितना हल्का समझा गया इन सुपर नेचुरल कंट्री के थ्रू, सुपर पावर कंट्री के थ्रू, उतना ही इन्हें लोहे के चने चबाने पड़े जर्मनी के थ्रू। जर्मनी वॉज वन ऑफ द दैट कंट्री जिसने फ्रांस और बेल्जियम के हिस्से कब्जा लिए थे। तो आप देख सकते हैं मैप के थ्रू, ये अलास्का एंड लॉरेंस जो ये बेल्जियम का इलाका है और ये जो इलाका है जर्मनी ने उस समय पे कब्जा लिया था। और ये बहुत तगड़ी जीत थी उस समय पे जर्मनी के लिए। लेकिन जब धीरे धीरे करके देखा गया कि जर्मनी ने सफलताएं हासिल करनी चालू करी, तो यहाँ पे चौथा एक बंदा घुस गया है इस वॉर के अंदर, और वो था अमेरिका। जब अमेरिका ने 1917 के अंदर मैत्री राष्ट्रों के साथ शामिल होने की ठान ली, तो उसके बाद यहाँ पे अलायंस कंट्री को बहुत ज़्यादा मदद मिली। तो आप देख सकते हैं अलायंस कंट्री को यहाँ पे 1917 के अंदर अमेरिका के साथ बढ़त मिली और लगभग नवंबर 1918 तक यहाँ पे जर्मनी को अपने घुटने टेकने पड़ गए। सो गाइज, एक ऐसी कंट्री जो 20th सेंचुरी में कभी सुपर नेचुरल पावर कंट्री थी और उसने फ्रांस के बहुत सारे टेरिटरीज़ को और बेल्जियम के टेरिटरीज़ को कब्जा लिए थे, तो यहाँ पर अब फ्रांस जो है छूट जाएगा और जर्मनी को घुटने टेकने पड़ेंगे। तो इस तरीके से अभी भी वाइमर रिपब्लिक है उसका जन्म नहीं हुआ है। यहाँ पर उस समय पे जो साम्राज्यवादी जर्मनी सरकार थी ना, वो वॉर हारी थी यहाँ पे। सो दैट इज़ वाई प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि साम्राज्यवाद जर्मनी को अपना पद त्यागना पड़ा और इसी बिहाव पर जर्मनी के अंदर संसदीय पार्टी का जन्म होना चालू हुआ। तो यहाँ पे वही रेडिकल, कंजर्वेटिव और लिबरल्स, इनका यही कहना था कि अब हमें नई व्यवस्था जो है वो बनाने का मौका सही मिला हुआ है और यहाँ पे हम वाइमर रिपब्लिक के अंदर एक बैठक को बुलाएंगे और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट इनिशिएट जहाँ पे राजा का शासन ख़त्म होता है और यहाँ के जो लोकतांत्रिक लोग हैं उन्होंने लोकतांत्रिक संविधान उसकी मांग करी और उसके तहत यहाँ पे
मांग मान ली गई। सो इस तरीके से जर्मन संसद, जिसे राइक्सटाग कहा जाता है, उसका जन्म होता है और यहाँ पर सभी औरतों को 18 प्लस सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया जाता है, यानी कि यूनिवर्सल सरफेस देना बहुत बड़ी बात है। पार्लियामेंट के अंदर, जर्मन पार्लियामेंट के अंदर, इसे राइक्सटाग कहा जाता है, उस यहाँ पर उसमें सभी लोगों को राइट्स दिए गए और ये बहुत तगड़ा इनिशिएट था। लेकिन यहाँ पे अगर गणतंत्र की बात करी जाए, जर्मनी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना आने वाले समय में करना पड़ेगा और ये जो नई गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट बनाया है, इसको तो और ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ यू नो दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज़ बीन डिफीटेड बाय US आर्मी और टू द जर्मनी। तो इसी वजह से यहाँ पे जब जर्मनी हार गई तो जर्मनी को एक पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसे वर्साइल ट्रीटी यानी कि वर्सा संधि बोला गया। सो माय क्वेश्चन इज दैट स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, प्लीज टेल मी कि वर्साइल संधि अगर हुई है तो वो कौन से स्टेट में हुई है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये एक शांति समझौता था किन देशों के बीच में? मैत्री राष्ट्रों के बीच में, और जर्मनी तो खैर हारा ही था, लेकिन दूसरी कंट्रियों के साथ भी एक संधि करी गई। लेकिन ये संधि जो थी ना, ये संधि पूरी तरीके से प्रथम विश्व युद्ध की संधि के बाद जो संधि ये हुई है, प्रथम विश्व युद्ध, ये जर्मनी के लिए बहुत दुखदाई वाली बात थी। जर्मनी के ऊपर कुछ ऐसी शर्तें लगाई गई जो उसकी ग्लोरी को लेकर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आत्मसम्मान हर्ट करती है, उसके प्रीड को लेकर, उसके घमंड को लेकर। क्यों? क्योंकि वर्साई संधि ने जर्मनी को इतना ज़्यादा घुटने तले रौंद दिया कि आप कह नहीं सकते। दूसरी कंट्री को भी इसमें दिक्कत तो हुई, लेकिन वर्सा संधि जो थी ना, वो जर्मनी को बहुत नुकसान। तो ये न्यूज़पेपर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें ये दिखाने की कोशिश करी गई कि जो वर्साई संधि हुई थी ना, उसमें जर्मनी को बहुत ज़्यादा कठोर अपमान का सामना करना पड़ा। और यहाँ पे फ़ायदा किन को हो रहा है? यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है उन्हीं सारी कंट्री को जो इनके अगेंस्ट में लड़ रही है। तो वर्साइल की ट्रीटी के बाद आपने देखा होगा आसानी से कि कैसे जर्मन का यहाँ पे पूरी तरीके से लैंड का ऐसी की तैसी कर दी जाती है। दैट मीन्स जर्मनी जो कभी इलाके में इतना बड़ा हुआ करता था, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जर्मनी ने कभी बेल्जियम का हिस्सा, लॉरेंस ये फ्रांस से छीना हुआ हिस्सा, और जितनी भी टेरिटरी आपको दिखाई दे रही है सारी कभी जर्मनी की हुआ करती थी। लेकिन जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल करना पड़ा उनको, जर्मनी को, तो जर्मनी को इसलिए बोला जाता है कि वो उस वर्सलिस जो थी वर्साइल की संधि, वो इतनी हार्श ट्रीटी उसके लिए क्यों थी? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगभग जर्मनी ने अपने विदेशी उपनिवेशों में अपनी आबादी का हिस्सा 10वां हिस्सा जो है दे दिया, जिसमें 13% लोग थे वहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे 75% लोहे का इलाका, 26% कोयले का इलाका यानी कि कोल का इलाका फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लुथानिया को दे दिया गया। डेनमार्क को आपको ये इलाका दिखाई दे रहा होगा, आपको पोलैंड को आपको ये वाला इलाका दिखाई दे रहा होगा, एंड लुथानिया को आपको ये वाला इलाका दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारे वो इलाके हैं जो जर्मनी से उस समय छीन लिए गए थे और ये बहुत बुरी बात है। दूसरा, जर्मनी के ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ा दिया है कि 6 अरब पाउंड अब यहाँ पे जर्मनी को देना पड़ेगा। क्यों? 6 अरब पाउंड इतना पैसा होता है कि आप सोच नहीं सकते। जर्मनी को वो पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि युद्ध के अंदर जो भी खर्चा हुआ दूसरी कंट्रियों का, उसका हर्जाना जर्मनी को भरना पड़ा। और यहाँ पर राइन लैंड 1920 के दशक में उनसे छीन लिया गया और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज वाला इलाका था जहाँ पे रिच रिसोर्स पाए जाते थे राइन लैंड के। सो दैट इज़ वाई आप देख सकते हैं कि रशिया और यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस और यहाँ पे USA मौज मारी उन्होंने और जर्मनी को इसका जिम्मेदार ठहराया और पूरी तरीके से उसके इलाके छीन लिए जाते हैं। तो यहाँ पे युद्ध का असर जो देखने को मिला ना, वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ युद्ध का असर। सो 1.1 इफेक्ट ऑफ द वॉर। अब यहाँ पे आप देखने की कोशिश करें कि इस वॉर ने पूरे महाद्वीप में जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके दिमाग में ये चीज़ें डाल दी गई कि भाई
अगर जर्मनी के ऊपर इतनी हार्श ट्रीटी हुई है, इतनी कठोर संधि अगर जर्मनी पे लगाई गई है, तो वहाँ पे जितने भी वाइमर गणराज्य के अंदर जितने भी उस समय पे राष्ट्रवादी लोग थे, उनका मानना यही था कि भाई कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ नया जो लोकतंत्र बना है, वाइमर गणराज्य जो बना है, उसकी वजह से ही ये सारा का सारा हुआ है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो वाइमर गणराज्य के पुराने साम्राज्य थे ना, यानी कि जो राजा का शासन था, उसका हर्जाना, उनके पापों का हर्जाना नई वाइमर गणराज्य की सरकार को भरना पड़ रहा है। तो उनके बोझ को ढोना पड़ रहा है वाइमर गणराज्य को सही मायने में। और रूढ़िवादी लोगों को ये लगता था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाइमर गणराज्य जो नई सरकार बनी है उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन सही मायने में जो ओल्ड एम्पायर राजा का शासन चल रहा था, जिन्होंने वॉर लड़ा था, उसके पापों की सज़ा वाइमर गणराज्य को मिल रही थी। तो यहाँ पे पहले विश्व युद्ध के बाद अगर मैं सैनिकों की प्रशंसा के ऊपर बात बोलूँ तो सैनिकों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाता था उस समय पे। और यहाँ पे राजनेताओं ने और मीडिया ने सैनिक के जीवन की गौरव गाथाओं के बारे में बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैसे उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी। मतलब समझ रहे हैं ना, इस तरीके से हुआ कि समाज के अंदर ना जो एक एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा था ना वहाँ पे लोकल लोगों के बीच में कि ये सब गलत हुआ, फलाना ढिमकाना। लेकिन सही मायने में नाजुक लोकतंत्र ने जब सैनिक की ग्लोरीफाइंग करनी चालू करी तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या कहते हैं वॉर की सही रियलिटी के बारे में लोगों को समझ में आना चालू हो गया। लेकिन सही बात तो ये है कि यहाँ पे राजनीतिक कट्टरपंथी के जो लोग थे उन्होंने कहा था कि भैया हमें वाइमर लोकतंत्र नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से ही हमारे ऊपर हार्श ट्रीटी लगी है। सो दैट इज़ वाई आपने देखा यहाँ पर उस समय पे स्पोर्ट्स क्रिस्ट लीग नामक एक रेडिकल संस्थान जो है उसने एक आयोजन करा और उसने कहा कि हमें एक नई सरकार जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए और वाइमर गणराज्य जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी डेमोक्रेट्स लोग थे, साम्यवादी लोग थे, कैथोलिक लोग थे, वो सारे के सारे वाइमर के अंदर इकट्ठा हुए और सभी ने शासन की व्यवस्था जो उस समय पे चल रही थी उसका विरोध करने का फैसला करा। अब यहाँ पे वाइमर गणराज्य को तो पता था कि यार ये सब हमारी वजह से नहीं हुआ है, ये सब तो उस वजह से हुआ है कि जो पहले लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी उसका पाप हमें ढोना पड़ रहा है। जबकि रेडिकल लोगों को उस समय पे, कैथोलिक लोगों को, डेमोक्रेट्स लोगों को ये लगता था कि ये सब वाइमर गणराज्य की वजह से हुआ है। तो इसीलिए क्या किया गया, वाइमर गणराज्य ने उनको ख़त्म करने के लिए सारे के सारे लोग बर्लिन के अंदर इकट्ठा हुए। लेकिन वाइमर गणराज्य ने क्या करा, फ्री क्रॉप करके नामक एक सैनिक संस्था थी, उसने पूरी तरीके से इसके प्रोटेस्ट को कुचला और वहाँ पे जो स्पॉट स्ट्रिक के जो लोग थे उनको ख़त्म कर दिया गया, उनका विरोध। बाद में इन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तो करी थी, लेकिन उस समय पे विरोध जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पे जो रेडिकल लोगों का विचार था, उन लोगों को ये पता था कि भाई अब हमें कर्जा तो देना है, क्योंकि 6 अरब पाउंड जो है जर्मनी को भरना पड़ेगा और यहाँ पे फ्रांस को उन्हें भरना पड़ेगा। दैट इज़ वाई अब यहाँ पे राजनीतिक रेडिकल के लोगों का विचार क्या था, 1923 के अंदर उनका विचार यही था कि चलो ठीक है, अब अगर हमें क्या कहते हैं कर्जा भरना है, आपको दिख रहा होगा अगर हमें कर्जा भरना है तो हम सोने के अंदर कर्जा भर सकते हैं। सोने में कर्जा जब वो देते थे तो शायद से उन्हें लगता था कि शायद से जल्दी कर्जा भरा जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि सोने का भंडार उनका ख़त्म होने लग गया। किनका? जर्मनी के लोगों का। जब जर्मनी के लोगों का सोने का भंडार ख़त्म होने लग गया तो आखिरकार जर्मनी भी थक गया। जर्मनी ने कहा कि 6 अरब डॉलर तो इतना पैसा होता है कि भैया हमारी कंट्री भर ही नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने कहा 1923 के अंदर कि भैया हम लोग जो है वो भैया हम लोग क्या कहते हैं टैक्स, तुम्हारा जो कर्जा है वो हम नहीं भर सकते। तो दैट इज़ वाई फ्रांसीसी लोगों ने क्या निर्णय लिया, फ्रांसीसी लोगों ने ये निर्णय लिया कि वो जो उनके दूसरे इलाके हैं ना उनको कैप्चर कर लेगा। यानी कि कोयले के भंडार वाला इलाका जो है वो जर्मनी का कोयले का भंडार वाला जो इलाका है वो कैप्चर कर लिया जाएगा अगर वो हमारे पैसे नहीं देंगे।
रूह करके, रूह एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, रूह एरिया, ये इलाका जो है उसके थ्रू उस समय फ्रांस के थ्रू कब्जा लिया गया, यानी कि पहले राइनलैंड कब्जा लिया था और फिर रूह करके एरिया जो है वो इलाका भी इनके द्वारा कब्जा लिया गया, इनके द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा। क्यों? क्योंकि 1923 में जर्मनी के लोगों ने मना कर दिया कि वो टैक्स पे नहीं कर सकते। अब सिंपल सी बात ये है कि जब उनके देश के अंदर पैसा ही नहीं बचा, सोना भी नहीं बचा उनके देश के अंदर, तो सोचो जर्मनी के अंदर कितनी ज़्यादा बुरी हालत हो रखी होगी। सो दैट इज़ वाई जर्मनी ने क्या करा, जर्मनी ने इस सिचुएशन से लड़ने के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर मुद्रा जो है वो छापनी चालू कर दी। सो माय क्वेश्चन इज़ दैट, आपको बताना ये है कि जर्मनी की उस समय जो मुद्रा थी, यानी कि उस समय जो करेंसी थी जर्मनी की, उसका नाम क्या था। ठीक है, सो प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिए कि करेंसी, उस समय जो मनी वहाँ चल रही थी उसका नाम क्या था, क्योंकि हर कंट्री की अलग करेंसी का नाम होता है। जैसे हमारी कंट्री का नाम रुपया है, ऐसे ही इस समय पे क्या कहते हैं, जर्मनी के लोगों ने क्या सोचा, जर्मनी के लोगों ने सोचा कि हम लोग बड़े पैमाने पर नोट छापना स्टार्ट कर देंगे। मतलब एक बार तो ऐसी हालत हो गई थी जर्मनी की कि अमेरिकन डॉलर, एक अमेरिकन डॉलर लगभग उनके उस समय पे क्या कहते हैं लाखों मार्क, लाखों रुपए के बराबर था। तो देख सकते हैं कि उस समय अगर आपको नॉर्मल सा छोटा छोटा सामान भी खरीदना पड़ता था ना, आपको एक पाव रोटी भी खरीदने जाना है, यानी कि आपको एक नॉर्मल सा क्या कहते हैं रोटी भी खरीदने जानी है ना, तो आपको बैलगाड़ी भर के नोटों को लेके जाना पड़ता था। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हाइपरफ्लेशन जो है जर्मनी के अंदर बहुत गंदा हो गया था। और यहाँ पे आपको पता है कि किसी भी कंट्री में जितने ज़्यादा नोट छापे जाते हैं उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ती चली जाती है। सो दैट इज़ वाई अब तो जर्मनी गया तेल के भाव, जर्मनी का पैसे का करेंसी देख सकते हैं आप कितने पेपर मार्क में चला गया, यानी कि $1 की वैल्यू उस समय जर्मनी के इतने रुपए के बराबर हो चुकी थी। सो आप देख सकते हैं कि 1923 का ग्राफ जो आप देख सकते हैं जर्मनी का कितना गंदा हो रखा था, और जर्मनी जो है पूरी तरीके से पैसों के लिए रो रहा था। क्यों? क्योंकि एक तो 6 अरब डॉलर उन्हें देना है और दूसरा 6 अरब पाउंड उन्हें देना है, सॉरी, और उसके बाद क्या कहते हैं उन्हें दूसरी कंट्री से उन्हें कर्जा लेना पड़ गया और उनके खुद के जो रिसोर्सेज वाले इलाके हैं वो उनसे छिन गए। तो जर्मनी का ये जो संकट वाला टाइम पीरियड था ना बहुत ही ज़्यादा बुरा था। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर अमेरिका ने एक सिस्टम निकाला। उन्होंने उस समय डावेस योजना करके एक प्लान बनाया, डावेस प्लान इस तरीके का है, आप देख सकते हैं डावेस प्लान में क्या होगा कि यूएसए जो है वो जर्मनी को पैसा देगा और यहाँ पे जर्मनी जो है फिर वो फ्रांस को पैसा देगा और फ्रांस दोबारा यूएसए को लौटा देगा। इसे डावेस जो है शर्त बोला गया, योजना बोली गई। इस तहत जर्मनी को जो सिचुएशन से लड़ने के लिए एक सही रास्ता निकाला गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड डावेस प्लान ने कैसे जर्मनी की मदद करी। हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 1.3 द ईयर ऑफ डिप्रेशन, मंदी का साल। अब यहाँ पे ये देखा गया कि जब डावेस योजना अमेरिका के द्वारा जर्मनी को बचाने के लिए चलाई गई थी तो 1928 से लेके 1924 का टाइम पीरियड ऐसा कहा जा सकता है कि थोड़ा बहुत जर्मनी के अंदर स्टेबिलिटी आई थी, लेकिन ये स्टेबिलिटी एक मानो रेत की तरह ही थी, क्योंकि यहाँ पे जब तक अमेरिका उन्हें लोन फाइनेंस कर रहा है, जब तक सिंपल सी बात है जो जर्मनी है वो अच्छी तरीके से अपनी व्यवस्था को चला सकती थी। लेकिन जब अमेरिका के अंदर खुद ही वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूएसए को खुद को प्रॉब्लम आ गई। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज एक शेयर बाज़ार है जहाँ पर अमेरिका की स्थिति दुनिया भर में सबसे बड़ा शेयर बाज़ार जो है वो दिखाता है। यहाँ पे क्या हुआ कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज खुद ही अमेरिका के अंदर क्रैश हो चुकी थी। दैट इज़ वाई अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम ये हुई कि कीमतें भी बहुत तेज़ी से गिरने लग गई। लगभग 24 अक्टूबर के दिन ही ऐसा कहा जाता है कि 1.30 करोड़ लोगों ने अपने शेयर्स बेच दिए थे। दैट इज़ वाई अब अमेरिका को 1929 के अंदर जब ये शेयर बाज़ार गिरा तो सिंपल सी बात है 1929 से लेके 1932 का जो टाइम पीरियड था पूरी तरीके से अगले 3 साल अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई। बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई अमेरिका की वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के अंदर। जिन लोगों ने पैसा लगाया था
उन लोगों ने अपना पैसा खींच लिया, उनके पैसों की वैल्यू गिर चुकी थी। सो आप देख सकते हैं कि जो जर्मनी अमेरिका के पैसों से टिका हुआ था, अब अमेरिका ने भी उनकी मदद करने से मना कर दिया। सो दैट इज़ वाई अब यहाँ पे 1929 का दौर ऐसा था जर्मनी के लिए कि भाई उन्होंने बेचारों ने खुद गई। जर्मनी की लोकल सड़कों पे ऐसा देखा गया कि लोगों ने अपने गले में टांग कर एक बोर्ड घूमने लग गए कि मैं किसी भी प्रकार का रोज़गार करने के लिए तैयार हूँ। कहने का मतलब ये है कि लगभग आप देख सकते हैं 60 लाख लोग क्या कहते हैं उस समय बेरोजगारी का शिकार हो गए थे। क्यों? क्योंकि वैसे ही क्या कहते हैं 6 अरब डॉलर जर्मनी के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था। उनके सोने के भाव, सोने का लैंड, सोने का जो पैसे वो दे रहे थे वो भी ख़त्म हो गया। उनके रिसोर्सेज उनसे छिन गए। अमेरिका जो उनकी मदद कर रहा था डावेस प्लान के तहत, वही पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पर पूरी तरीके से जर्मनी की हालत जो है चरमरा गई। सो दैट इज़ वाई बेरोजगारी का इतना तगड़ा आलम था ना कि लोग यहाँ पे जो बड़े बड़े जो मतलब कह सकता हूँ 18+ लोग जो काम करने वाले लोग थे, वो सारे के सारे लोग बेचारे अब किसी धंधे रोजगार के अंदर लग भी नहीं पा रहे, ना तो उनको किसी प्रकार की जॉब मिल रही। अब बेचारे आप देखते हैं लाइन में सोते हुए लगे लोग। महामंदी के दिनों में बेरोजगारी में ना तो वेतन की उम्मीद रहती थी और ना ही ठौर ठिकाने की। जाड़ों में जब उन्हें सर छुपाने की जगह चाहिए होती तब उनके लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ता था। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो यंग लोग थे वो बेचारे रोजगार की तलाश में लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते थे और कई बार तो ऐसा देखा गया कि यहाँ पे लोगों ने चोरी, डकैती, हिंसा ये सब करने लगे थे। यहाँ पे नौजवान लोग गलियों में बैठ के पत्ते खेलने लगे थे। ऐसा आलम यहाँ पे हो चुका था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की गवर्नमेंट को लेके थी। यहाँ की गवर्नमेंट ने उस समय संविधान के अंदर ही बहुत सारे दोष बनाए हुए थे। यहाँ पर कभी भी क्या कहते हैं उनकी सरकार अस्थिर हो सकती थी, सरकार वहाँ पे तानाशाह बन सकती थी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 48 वहाँ पे चलाया हुआ था और आर्टिकल नंबर 48 के तहत वहाँ पे कोई भी राष्ट्रपति जो होता था वो नागरिक के अधिकारों को ख़त्म कर सकता था। वो वहाँ पे क्या कहते हैं दोबारा से गणराज्य की स्थापना करवा सकता था वगैरह वगैरह। तो ये राष्ट्रपति के अधिकार थे जहाँ पे नागरिक के अधिकार को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता था और एक कैबिनेट को भंग करने की पावर क्या कहते हैं उनके पास होती थी। तो इसीलिए एक औसतन जीवन काल के अंदर ये देखा गया कि यहाँ पर आर्टिकल 48 के तहत उनके 20 मंत्रिमंडल बदल चुके थे सिर्फ और सिर्फ 239 दिनों के अंदर। तो इसीलिए अब यहाँ पे जो जर्मनी के लोग थे ना, उनको एक नई आशा थी कि नई तरीके की गवर्नमेंट आए जो उनको इन सभी प्रॉब्लम से निकाल सके। तो आप देख सकते हैं ये सारे क्लैशेज उस समय पे जर्मनी के अंदर हो रहे थे। दैट इज़ वाई यहाँ पर इन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए नया समाधान खोजने की कोशिश करी गई और इसीलिए जर्मनी के अंदर यहाँ पे जो हिटलर है उसका उदय होता है। और हिटलर कैसे इन सभी समस्याओं से उन्हें इजात निकालता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।